नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रशांत किशोर की रणनीति का। लगातार प्रशांत किशोर जन स्वराज की स्थापना के बाद से ही बिहार के चप्पे चप्पे को मथ रहे हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति को अगर हम समझने का प्रयास करें तो प्रशांत किशोर के दिमाग में दो चीजें स्पष्ट है। एक तो प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं मुद्दों से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार को एक मुद्दे के रूप में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में लगभग स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। साथ ही प्रशांत, आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर ने क्यों प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही निशाने पर लिया है, जिनके खिलाफ प्रतिदिन प्रशांत किशोर नए नए भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 की तरह केजरीवाल की भूमिका में है। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में जो काम दिल्ली में केजरीवाल ने किया था वही काम प्रशांत किशोर बिहार में कर पाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल के निशाने पर शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशांत किशोर केजरीवाल की शीला दीक्षित की तरह बिहार में भारतीय जनता पार्टी और मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल को क्यों प्रशांत किशोर ने किस रणनीति के तहत अपने निशाने पर ले लिया है, यह समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों से भी यह आग्रह होगा कि आप क्या सोचते हैं। मैंने जो अभी 3-4 मुद्दे आपको बताए, जो दोहराऊं मैं कि क्या प्रशांत किशोर बिहार में दिल्ली का केजरीवाल बन सकते हैं। क्या केजरीवाल की तरह, जिस प्रकार से केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शुरुआती दिनों में शीला दीक्षित को मोहरा बनाया था, क्या प्रशांत किशोर वैसे ही दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे को मोहरा बना रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में वही हो सकती है जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्थिति हो गई। क्या जिस प्रकार से दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस के पूरे वोट बैंक को हड़प लिया, क्या प्रशांत किशोर की वही रणनीति है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, जिस सामाजिक वर्ग के वोटर हैं, उन वोटर्स को बीजेपी से तोड़कर प्रशांत किशोर अपना अस्थाई वोटर बनाना चाहते हैं। ऐसे कई सवाल हैं, तो हम ये सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कि 90 के बाद से, वर्ष 1990 के बाद से बिहार की राजनीति में केवल और एक अलग प्रकार की राजनीति हुई है। वर्ष 90 में क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि वर्ष 90 में दो घटनाएं घटी थी राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उसका प्रभाव बिहार में बहुत ज्यादा पड़ा। क्या था दो घटना? एक था सितंबर में विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना, और दूसरी घटना, वैसे उसकी शुरुआत 1989 से ही हो गई थी, वो था राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत। कई लोग ऐसी बात कहा करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के जवाब में कमंडल लेकर आई, लेकिन आप इतिहास में जाइए, खंगालिए, आपको पता चलेगा कि पहले कमंडल की राजनीति पहले शुरुआत हुई थी। राम जन्मभूमि का आंदोलन 1989 में ही शुरुआत हो गया था। शिला पूजन के माध्यम से 90 में रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, और रथ यात्रा की घोषणा मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने से पहले हुई थी। ये बात में दर्शकों की जानकारी, चूंकि वर्तमान जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको पता नहीं है। कई बार जब मैं भी देखता हूं टीवी पर बहस में, डिबेट में सुनते हुए कि मंडल के जवाब में कमंडल आया था, मतलब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के जवाब में राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू किया गया था। यह सच नहीं है। आपकी एक और जानकारी के लिए बताऊं कि 1989 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार की सहमति के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि परिसर में ही एक चबूतरे पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था, और उसका शिलान्यास का पहला ईंट डालने वाला एक बिहारी कामेश्वर चौपाल नाम का व्यक्ति था, जो बाद में बिहार में बीजेपी से एमएलसी भी बने, और जो अभी उनका निधन हो गया पिछले वर्ष,
तो कामेश्वर चौपाल ने ही पहली ईंट रखी थी और कहा जाता है कि यह सब कुछ हुआ था राजीव गांधी की सरकार के सहयोग से। तो इसीलिए तो ये दोनों घटनाएं जब 90 में घटी तो बिहार की राजनीति में चुनावी मुद्दे गायब हो गए। उससे पहले मुद्दा क्या होता था? उससे पहले चुनाव में मुद्दा हुआ करता था गैर कांग्रेसवाद का, उससे पहले मुद्दा हुआ करता था पिछड़ावाद का, उससे पहले मुद्दा हुआ करता था बिहार की चुनाव में अंग्रेजी की अनिवार्यता। आपको याद होगा बिहार में जितने भी समाजवादी आंदोलन के नेता विशेष रूप से कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में थे, ये सभी अंग्रेजी विरोध एक बहुत बड़ा अस्त्र हुआ करता था। चूंकि मानना था इनका कि अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना भारत के गरीबों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों है? इसलिए है कि अंग्रेजी एक ऐसी दीवार बनकर भारत के समाज में खड़ी है कि एक तरफ अंग्रेजी के साथ एलिट खड़ा है, मतलब वो भारत इंडिया खड़ा है जिसके पास दुनिया के हर सुख साधन उपलब्ध है। दूसरी तरफ अंग्रेजी न जानने वाला 95% आबादी है जो 1 जून की रोटी के लिए भी मोहताज है। अंग्रेजी नहीं जानने के कारण बिहार के करोड़ों छात्र, लाखों छात्र प्रतिवर्ष मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर पाते, उनको नौकरी नहीं मिल पाती, उनकी शादियां नहीं हो पाती। यही आरोप था कर्पूरी ठाकुर का। और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार बिहार में शिक्षा मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को बिहार से खत्म कर दिया था। बिहार के चुनाव ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के चुनाव में मजदूरों का विषय, किसानों का विषय, सहकारिता क्षेत्र का विषय, ईमानदारी का विषय चुनावी मुद्दा हुआ करता था। लेकिन उसके बाद से क्या हो रहा है, विशेषकर बिहार में केवल और केवल जाति का समीकरण ही बिहार में चुनावी बहस का मुद्दा बनता है। तो प्रशांत किशोर की रणनीति यही है कि एक तो मुद्दों के आधार पर बिहार की राजनीति को मथा जाए और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट बैंक है, विशेष रूप से जो सवर्ण वोट बैंक है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद आते हैं सवर्ण समाज से, आते हैं ब्राह्मण जाति से आते हैं, और प्रशांत किशोर का यह मानना है कि सवर्ण बिहार का भारतीय जनता पार्टी के अस्थायी वोटर नहीं रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर एक डाटा एनालिस्ट हैं, प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार हैं, तो प्रशांत किशोर को पता है कि बिहार के सवर्ण भारतीय जनता पार्टी के नैसर्गिक मतदाता नहीं रहे हैं। आप 95 तक का चुनाव बिहार का इतिहास देखिए, बिहार का सवर्ण लगभग कांग्रेस के साथ रहा है, लगभग कांग्रेस के साथ रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक राजपूत, एक ब्राह्मण, एक भूमिहार, ऐसे करके बिहार मुख्यमंत्री बना करते थे। कांग्रेस की राजनीति में ब्राह्मण और भूमिहार को एक साथ जोड़ा जाता है, यह मैं दर्शकों के लिए डिस्क्लेमर एक बता रहा हूं, ठीक है। और इसी राजनीति के खिलाफ देश के अंदर पिछड़ावाद की राजनीति शुरू हुई। तो भारतीय जनता पार्टी को भी गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी वैश्य वर्ग के बीजेपी के साथ होने का अलग कारण है। चूंकि वैश्य शहर केंद्रित जाति है, व्यापार करने के लिए शहरों में रहा करती है, और शहरों में ही चूंकि देश पर मुगलों का शासन लंबे समय तक रहा, इसीलिए शहर का विकास जहां हुआ वहीं पर मुस्लिम आबादी बढ़ी। तो इसीलिए मुसलमानों की और वैश्यों की व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावे जो कई ऐसे मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी समाज ऐसे हैं जो बंटवारे के दिनों में देश के दूसरे भाग जो पाकिस्तान बन गया वहां से भाग कर आना पड़ा उनको यहां, तो उनके साथ जितने हिंसा हुई, दुर्व्यवहार हुआ, या फिर चूंकि दंगा भी, जब बंटवारे के दौरान जो दंगा देश भर के अंदर हुआ उसमें सबसे ज्यादा शहरों में दंगा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, तो शहर में जो प्रभाव पड़ा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहे वैश्य वर्ग, इसलिए वैश्य वर्ग अस्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। इसके अलावे आप अगर देखेंगे तो बिहार की राजनीति में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के साथ गैर सवर्ण जातियां ही रही, वैश्य रहा, कुशवाहा रहा, इस प्रकार की जातियां, यहां तक कि यादव जाति से भी लोग रहे। आप भागलपुर दंगा देख लीजिए, भागलपुर दंगा में अगर जिसे मैं कहता हूं दो पक्ष में एक हिंदू पक्ष, तो हिंदू पक्ष से नाम किसका आया? कामेश्वर यादव का नाम आया। रीगा में दंगा हुआ, भयंकर दंगा हुआ, बिहार शरीफ का दंगा, कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में खैर बातचीत करने का आज मुद्दा नहीं है।
तो इसीलिए प्रशांत किशोर को लगता है कि सवर्ण मतदाताओं को आसानी से छीना जा सकता है। दूसरा, प्रशांत किशोर के निशाने पर महागठबंधन का वोट बैंक है मुसलमान। मुसलमान को महागठबंधन से प्रशांत किशोर छीनना चाहते हैं। उसके लिए प्रशांत किशोर की रणनीति स्पष्ट है कि हम मुसलमानों को आबादी के अनुसार टिकट देंगे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की एक समस्या है कि वो अगर आबादी के अनुसार टिकट देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में फायदा होने का कई कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर के निशाने पर मुसलमान वोट बैंक है। इसके अलावा प्रशांत किशोर के निशाने पर शहरी वोट बैंक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का आधार रहा है। शहर में पढ़े लिखे जो निम्न मध्यम वर्ग मध्य वर्ग के युवा हैं, उनसे प्रशांत किशोर सवाल करते हैं कि आप तो अब तक लालू यादव के लड़का को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, कब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए और उनकी नौकरी और व्यवसाय के लिए वोट करेंगे? तो ऐसे मुद्दे मध्यम वर्ग को, शहरी मध्यम वर्ग को अट्रैक्ट करता है और यही कारण है कि प्रशांत किशोर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। अब प्रशांत किशोर केजरीवाल बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज कहना मुश्किल है। अब अभी मैं अगर कहूं तो मुझे वो चीजें दिखी नहीं है। और बिहार दिल्ली नहीं है। दिल्ली में सोसाइटी एक अलग प्रकार की है, दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आकर बसे हुए हैं, लेकिन बिहार एक समाज है। बिहार में दिल्ली की तर्ज पर केजरीवाल बनना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है ये जाति का जो वोट बैंक है 90 से पहले भी बिहार में रहा है, कम रहा है, 90 के बाद केवल जाति रही है। तो इसीलिए बिहार में जाति को नजरअंदाज करके प्रशांत किशोर की सफलता की संभावना, केजरीवाल बनने की संभावना आज तो मुझे कम दिख रही है। कल क्या होगा कहना मुश्किल है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। ठीक है, हर वक्त परिवर्तन जनता जनार्दन ऐसा करती है जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, बताइए कि आप हमारी बात से किस हद तक सहमत है, नहीं सहमत है तो मुद्दे बताइए। हम सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे संवाद एक तरफा नहीं होता बल्कि दो तरफा होता है। दर्शक और मेरे बीच संवाद होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।